वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। हम लोग घटना चक्र की करंट अफेयर मैगजीन कर रहे हैं जो कि नवंबर मंथ की है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ कवर। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है 7th एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये मीटिंग जो है 26 अक्टूबर 2022 को हेल्ड की गई थी और ये वर्चुअली की गई थी ये मीटिंग। इसका फोकस एरिया क्या था? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री था। और इसमें जो 10 मेंबर कंट्रीज़ एशियन की उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। 7th एशियन इंडिया ministerial meeting on agriculture and forestry was held virtually on 26 October 2022. In this ministerial meeting, the commitment to ASEAN-India cooperation in agriculture and forestry was reaffirmed. The Agriculture Ministry from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam participated in the meeting. और इसके हाईलाइट्स क्या था? इसमें एम्फेसिस दी गई थी मिलेट के ऊपर बिकॉज 2023 जो ईयर है इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल सीरियल ईयर। और इंडिया का जो एम्फेसिस था वो था मिलेट के ऊपर। और इसमें जो है मीडियम टर्म एक्शन प्लान्स थे उनको रिव्यू किया गया था, जो इंडिया और एशियान के बीच के जो प्लान्स हैं। और ये प्लान किस ईयर के हैं? 2021 से 2025 तक के हैं। तो ये टेन्यूर याद रखना है 21 to 25। और आगे इसमें एशियान के बारे में दिया गया है कि ये जो एशियान है 1967 में ये बनाया गया। 5 कंट्रीज तब पार्टिसिपेंट थे जो कि थे इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। एंड नाउ द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज आर 10। ओके। सेकेंड है 90th इंटरपोल जनरल असेंबली। 90th इंटरपोल जनरल असेंबली। और इसको एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर 2022 को। कहाँ किया था? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। और इसमें इंटरपोल के जो कितने मेंबर्स हैं? 195। ये उनके द्वारा अटेंड की गई। द मीटिंग इज़ बीइंग अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम 195 इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़। हाइलाइट्स क्या रहे इसके? इसमें इसके पहले इंडिया में जो हेल्ड किया गया था वो 1997 में हेल्ड किया गया था। और 25 इयर्स के बाद फिर से ये मीटिंग यहाँ हेल्ड की गई है इंडिया में। ओके। इसमें इंटरपोल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके 195। और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और ये नोटिस जारी करता है 8 टाइप्स की, जो कि डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं नोटिस के लिए। देखते हैं अलग अलग नोटिस के लिए क्या कलर कोड है। जैसे ये रेड नोटिस है वांटेड पीपल के लिए। येलो है मिसिंग ये ब्लर है, मिसिंग पर्सन। वेट। ब्लू नोटिस है वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। और ब्लैक है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। ग्रीन नोटिस है वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट। पर्पल नोटिस मॉडस ऑपरेंडी। और लास्ट है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। ये जो फेलोशिप प्रोग्राम था, ये जो डिफेंस एक्सपो 2022 जो हेल्ड किया गया था गांधीनगर में, उसके पहले ये भी हुआ। ये फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? श्री राजनाथ, रक्षा मंत्री जो हमारे श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। कहाँ किया? गांधीनगर, गुजरात में। और इसके हाइलाइट्स क्या हैं कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम जो होल्ड करेगा वो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, ये इंस्टीट्यूट इसको होस्ट करने वाला है। और इसमें अपॉर्चुनिटी, द फेलोशिप विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अफ्रीकन स्कॉलर्स टू pursue research on defense and security issues in India
इनको मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट में 1 to 3 मंथ्स के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। और इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का जो थीम था वो क्या था, अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब यहाँ इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस के बारे में दिया गया है कि इंडिया इसके पहले भी इसमें मिलिट्री कोऑपरेशन करता रहा है, जो टोटल 54 अफ्रीकन नेशंस है उनमें। और इसके पहले ईयर 2007 में इंडिया सेंट एन ऑल फीमेल पुलिस फोर्स टू लाइबेरिया टू बी डिप्लॉयड विद यूनाइटेड नेशंस मिशन इन लाइबेरिया। और मार्च में इंडिया अफ्रीका के बीच एक फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की गई एफिनडेक्स के नाम से पुणे में। एंड इन February 2020 on the sidelines of the Defence Expo military exhibition, the first India Africa Defence Ministers Conference took place in Lucknow, उत्तर प्रदेश। सो इसका लोकेशन ये कहाँ लॉन्च की गई थी, गांधीनगर गुजरात से लॉन्च की गई थी। और किसने लॉन्च किया, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान टेकन ऑफ फ्रॉम FATF's ग्रे लिस्ट। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है कि अब उनको इंटरनेशनल जो बैंक्स वगैरह हैं वहाँ से अब लोन मिल सकता है। इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। और FATF क्या है, फुल फॉर्म इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये जो FATF करता क्या है, ये FATF इज़ द ग्लोबल मॉनिटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। और पहले इनका स्कोप मनी लॉन्ड्रिंग तक ही था। उसके बाद 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ तो इनका जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ गया। एंड नाउ दे आर एक्टिंग एज अ वॉचडॉग फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग टू। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो G7 कंट्रीज़ के द्वारा हुआ था 1989 में पेरिस में। और उसके बाद इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 39। और इसका एक फ्रेंच नेम भी है, ग्रुप डी ऑक्शन फाइनेंसियर GFI जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें 37 मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं। और जो ब्लैक और ग्रे लिस्ट जो FATF पब्लिश करता है वो एक इनफॉर्मल टर्म है। इसको अलग अलग नाम से पब्लिश करता है, जो कि हमने बोलने की लैंग्वेज में ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के टर्म में बात करते हैं। जो ग्रे लिस्ट होती है उसका जो नाम होता है जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। और जो ब्लैक लिस्ट होती है उसका जो फॉर्मल नाम है वो है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन। और जो ब्लैक लिस्ट है उसमें 3 कंट्रीज़ है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया आर्मेनिया डिफेंस एक्सपोर्ट डील। तो इंडिया आर्मेनिया को कुछ रॉकेट्स एंड एमिनेशंस सप्लाई करने वाला है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट है इंडिजिनियस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स आर्मेनिया को इंडिया सप्लाई करना है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक वॉर की सिचुएशन है, जो कि नगोर्नो कैराबैख जो रीजन है उसको लेके दोनों जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में डिस्प्यूट है। और अब वो इंडिया जो आर्मेनिया को ये आर्म्स जो सप्लाई करने वाला है तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अजरबैजान के साथ कोई दुश्मनी या ऐसा कुछ स्टेट में है, क्योंकि अजरबैजान में भी इंडिया के स्कीम्स चल रहे हैं, ONGC की स्कीम चल रही है। तो इंडिया दोनों कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है और उसकी स्कीम्स चल रही हैं। अभी ये जो स्कीम है इसका जो टोटल अमाउंट कितने का है ये तो ऐसे पब्लिश नहीं है कहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ की ये डील है। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स सप्लाई करने वाला इंडिया आर्मेनिया को। और पिनाका इंडिजियसली डेवलप है। और किसने डेवलप किया है इसको, DRDO ने किया हुआ है। इसके पहले भी इंडिया ने आर्मेनिया को स्वाति रडार सप्लाई किया था 2022 में। और इसकी टोटल वर्थ थी 350 करोड़ इस डील की।
इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया का जो टारगेट है, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमें करना है। और लास्ट ईयर रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट हुए थे वो 13,000 करोड़ की एक्सपोर्ट हुई थी, जो कि रिकॉर्ड है। और इसमें ये याद रखना है कि इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन था इस एक्सपोर्ट में वो प्राइवेट सेक्टर का था, ना कि पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 70% और पब्लिक सेक्टर का था 30%। और इंडिया और भी फ्यूचर में जो डील्स करने वाला है उसमें श्रीलंका को 2 डॉर्नियर मिलिट्री एयरक्राफ्ट देने वाला है और तेजस एयरक्राफ्ट देने वाला है। और दोनों ही जो ये दोनों ही जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो डेवलप किए गए हैं HAL के द्वारा। और इसके अलावा इंडिया फिलीपींस के बीच में एक डील हुई है 375 मिलियन डॉलर्स की, और ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स के लिए। यहाँ है इंडिया आर्मेनिया रिलेशंस, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फिर कल्चरल कोऑपरेशन भी इंडिया का। विश्व हिंदी दिवस आर्मेनिया की जो कैपिटल है येरेवन, यहाँ में एनुअली सेलिब्रेट की जाती है। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज सेलिब्रेटेड इन आर्मेनिया ऑन 21 जून 2015। यहाँ है कि द पॉलिटिक्स बिहाइंड द मॉडर्न आर्मेनियन इंडियन रिलेशन, ये इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है कि जैसे पहले बताया था कि नागोर्नो कराबाख जो रीजन है उसको लेके आर्मेनिया और अजरबैजान में डिस्प्यूट हो रहा है। और जो चाइना है वो आर्मेनिया का चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप नहीं है, तो चाइना का जो फोकस है वो बाकू लिखाया जो कि अजरबैजान की कैपिटल है, तो उनका फोकस है जो भी डेवलपमेंट चाइना कर रहा है वो उसका झुकाव अजरबैजान की तरफ है। तो आर्मेनिया जो है वो बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा है। और इसमें और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है जो कि आर्मेनिया से होके जाती है, उसमें मीन्स वॉर, इसमें इंडिया का फ़ायदा ये है कि आर्मेनिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे रहे, जिससे कि ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू इंडिया यूरोप को भी कैटर कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो आर्मेनिया के साथ भी रिलेशन अच्छा रहना इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA। और द यूरोपियन यूनियन हैज़ गिवन फाइनल अप्रूवल टू ऑनलाइन सेफ्टी फोकस्ड लेजिस्लेशन called as Digital Services Act, which is an overhaul of the region's social media and e-commerce rules। तो जो इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए ये एक्ट यूरोपियन यूनियन लेके आया है जो कि उनके जो मोनोपोली एक तरह से चल रही है उसको रोका जा सके। और जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं डेटा प्राइवेसी वगैरह की, तो उसको एक लगाम लगाने के लिए एक्ट है। इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया ने भी IT रूल्स जो लेके आया था। तो अब ये होगा कि यूरोपियन यूनियन जो कितनी बड़ी एजेंसी है वो भी ऐसे रूल लेके आ रही है, तो ये नहीं हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा इंटरवीनिंग है, तो इंडिया के लिए भी अच्छा है ये। देखते हैं इसके फीचर्स। DSA tightly regulate the way intermediaries, especially large platforms such as Google, Meta, Twitter, and YouTube, function in terms of moderating user content. It will give better protection to users and to fundamental rights online, establish a powerful transparency and accountability framework for online platform, and provide a single uniform framework across the European Union। उसमें बड़े जो प्लेयर्स है जैसे गूगल है और ट्विटर है, इनके ऊपर ज़्यादा लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इनके लिए जो पेनल्टी रखी वो भी ज़्यादा है, ये लगभग 6% की है, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लाखों करोड़ों में हो सकता है। तो अब इनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। और one of the most crucial feature of the legislation is that is avoid a one size fit all approach and places increased accountability on the big tech companies. Under the DSA very large online platform, short form है VLOPS, and very large online search engines, short form है VLOSEs, that is platform having more than 45 million users in the European Union will have more
stringent requirements. अब यहाँ इंडियाज़ ऑनलाइन लॉ इंफॉर्मेशन इंडियाज़ ऑनलाइन लॉ यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया ने भी इस तरह का रूल लाया था। और उसमें क्या था कि ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना था जो कंप्लेंट आते हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। अगर कोई ऐसा कंटेंट आता है जो कि हार्मफुल है, इलीगल है, तो उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है इन कंपनीज़ को। तो जो कंप्लेंट्स आती हैं उसके रिड्रेसल के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर इनको अपॉइंट करना होता है। और अगर वो ग्रीवेंस ऑफिसर से के जो डिसीजन से अगर वो जो भी जिसने भी कंप्लेन किया है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो दे कैन अप्रोच टू कोर्ट्स टू रिड्रेसल। और एक ग्रीवेंस अपीलेंट कमेटी भी बनाने का इसमें प्रोविज़न था कि अगर कोई ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है तो ग्रीवेंस अपीलेंट कमेटी है इसको हैंडल करेगी। ओके। The 2021 rules require intermediaries to acknowledge complaints regarding violation of rules within 24 hours and dispose of complaints within 15 days. तो ये रूल था। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। The World Bank's Global Food Commodity Price Index is currently 80% higher than it was 2 years ago. According to the World Bank's Commodity Market Outlook, food prices are likely to exceed their pre-Russian-Ukraine war crisis level at least through the end of 2024. तो वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन का फूड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं उसमें हाँ देखा गया है कि वो 80% हायर हैं पहले से। और ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ये और बढ़ रहा है और 24 तक ये बढ़ता ही जाएगा। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्प ने लॉन्च किया है। और ये एक IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही और इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसके हाईलाइट देखते हैं कि इट इज़ अ $6 billion फाइनेंशियल facility to strengthen the private sector's ability to respond to the crisis and help support food production। तो $6 billion का ऐड देने वाला जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो फूड इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है उसको हैंडल कर सकें, उसे टैकल कर सकें। और ये जो है जो वर्ल्ड बैंक का जो $30 billion का इनिशिएटिव था उसी के पैरेलल ये चल रहा है जिसमें 6 बिलियन अभी IFC फाइनेंस करने वाला है। और ये जो टारगेट था 30 बिलियन का वर्ल्ड बैंक का वो किस ईयर तक के लिए था 2023 के लिए। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ ख़त्म होती है। आगे जो थर्ड पार्ट में हम इकोनॉमी न्यूज़ करेंगे कवर। और तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।